अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूही शिखा जी को सब सच्चाई बताना चाहती थी, पर शिखा जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रूही को घर से निकल जाने को बोल दिया। माँ, मैं आप सबको छोड़कर कैसे चली जाऊँ? आप सब मेरा परिवार हो, आप सबके सिवाय मेरा है ही कौन? तेरा और हमारा कुछ रिश्ता नहीं था, तू अच्छे से जानती है। तू ये जानती है कि हम तेरे माँ बाप नहीं हैं, पर हमने तुझे तेरे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। पूर्वी और दिलजीत ने हमेशा तुझे अपनी बहन माना, पर हमें कहाँ पता था कि हम अपने ही आंगन में आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। ये नहीं पता था तू आने वाले टाइम में हमें ये दिन भी दिखाएगी। चली जा यहाँ से। माँ, कहती हुई रूही बिलखने लगी। तूने अगर ऐसा नहीं किया तो तू मेरा मरा मुँह देखेगी, कहते हुए साक्षी जी रोने लगी। माँ, आप रोइए मत, आप यही चाहती हैं तो ठीक है, पर क्या मैं एक बार भैया और दी से मिल लूँ? बस लास्ट बार। मिलने का बहाना ना कर। अगर इतनी ही फिक्र थी उनकी तो अपनी ये करतूत करने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं कि तुझे उनसे मिलने भी ना दूँ। बेटी माना है तुझे, पर याद रख, जाने तो दे रही हूँ, पर उससे कुछ भी कहा ना तो। नहीं कहूँगी माँ कुछ भी, कहते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाती हुई अपने आप को सही करते हुए वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और खुद को समझाते हुए वो पूर्वी के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ समीर भी था, जो उसके चेहरे को शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके बाद सब ठीक हो ऐसा हो नहीं सकता था। पर वो ये सोचकर सुकून में था कि चलो अच्छा ही है, अब जब सबको पता चल ही गया है तो अच्छा ही है। रोज़ रोज़ के नाटक से अब मैं खुलकर अपनी बात रख पाऊँगा। पर उसे क्या पता था कि यहाँ जो रूही आई दिखने में शांत बेशक लग रही थी, पर अंदर एक सैलाब उफन चुका था जिसने उसकी ज़िंदगी ही पलट दी, जिसमें उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो पूर्वी की तरफ देखते हुए उसके हाथों में अपने हाथ रखती हुई बोली, दी, आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई दर्द तो नहीं? नहीं रू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माना कुछ चोट है, पर देखना जल्द ये भी ठीक हो जाएगी। और ये क्या चोट मुझे लगी है? और हुलिया तेरा बिगड़ा हुआ है? तेरी आंखों को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, फिर अब अचानक सूझ कैसे गई? कुछ नहीं दी, वो कुछ चला गया था तो मैंने मल ली। बस। भैया कहाँ हैं दी? अभी तक नहीं दिखे। अरे हाँ, देख यहाँ आकर सब भूल ही गई। वो जीत को इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। वो तुझे बताना चाह रहा था, पर तेरे को असाइनमेंट सबमिट करना था। बोला पहुंचकर तुझसे बात करेगा। वो सोचते हुए बोली, ये सही है, वरना भैया का सामना कैसे करती? क्या पता है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली तू उसे। नहीं दी, ठीक है, अब काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। ओए, तुझे हो क्या गया है? मतलब जीत चला गया, तुझे फर्क ही नहीं पड़ा? ठीक है ना तू रू? कोई परेशानी है तो बता मुझे। दी, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर वहाँ से बाहर आ गया। उसे साक्षी का रिएक्शन देखना था, जिससे अंदेशा लगा सके कि बात कहाँ तक पहुँची है। समीर के जाने के बाद रूही पूर्वी से बोली, दी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं रू, तेरे रहते मुझे कोई परेशानी होगी क्या? मेरे रहते ही तो होगी। शायद यहाँ ना रहूँ तो सब ठीक होगा। सही ही तो कह रही हैं माँ। क्या कह रही है तू? और आज बड़ी अटपटी बात कर रही है। क्या बात है रू? बोलना, मेरा दिल बैठ रहा है। दी, वैसे मैं आपको पहले बताने वाली थी, पर मैं बता नहीं पाई। क्या कहना चाह रही है? आजकल बहुत बदल गई है तू रू। क्या चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है? कुछ नहीं दी, अगर कुछ था भी तो अब नहीं रहा। था मतलब? वो सब छोड़िए, जो मैं आपको कह रही हूँ वो सुनो। पता है, ये सुनकर आप शायद मना करो, पर ये समझ लेना कि इसमें ही मेरी, आपकी और सबकी भलाई है। रूह, क्या बात है? सीधा सीधा बोल, देख पहेलियाँ मत बुझा। अरे भाई, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है तुझे पता है, फिर भी। दी, आपको याद है ना, जब मेरे मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद जब मैं यहाँ आई थी, तो अपने पापा मम्मी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई। हाँ रूह, सब याद है, पर आज अचानक ये बातें। दी, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ अपने पापा और मम्मी के घर। ये सुनकर पूर्वी ने कहा, ये क्या कह रही है तू? मतलब ऐसे कैसे जा रही है तू? नहीं, जाना तो मैं भी नहीं चाहती, पर आप तो जानती हैं ना, वहाँ चाचा चाची हैं, वो सब मुझे बुलाते ही रहते हैं, इसलिए अब मैं कुछ दिन वहीं रहना चाहती हूँ। अब साक्षी भी कमरे में आ गई थी, जो बिल्कुल भी भावहीन थी। रूही, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो तू ऐसी बातें कर रही है? माँ, आप ही समझाओ ना इसे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है।
जब उसका मन है तो जाने देना, क्यों रोक रही है तू इसे? माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? आप तो जानती हो इसका हमारे सिवा है ही कौन? कोई नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करेगी? और रही चाचा चाची की बात, तो आपको पता है कैसे लोग हैं, वो ज़रूर कोई जालसाजी सूझ रही होगी, उन्हें तभी बुला रहे हैं इसे। दी प्लीज़, मेरा मन है कि मैं कुछ दिन अपने पुराने घर में बिताना चाहती हूँ, माँ पापा की यादों के साथ। उनकी बहुत याद आती है आजकल। रूही, पता है उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाए, पर लगता है हम फेल हो गए, सो तुझे उनकी याद अब तक आती है। मतलब हमारा प्यार कम पड़ गया ना? ऐसे कैसे बोल रही हो दी? आज मैं जहाँ भी हूँ आप सबकी ही तो बदौलत हूँ। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है। और ये बता, जाने की बात कर रही है, यहाँ तेरा इतने अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन हो रखा है, फिर भी तू जाने की बात कर रही हो, वो भी अचानक। मतलब तुझे अपनी बहन हॉस्पिटल में भी नहीं देखी? दी, कुछ हुआ है क्या, बताना। नहीं दी, कुछ नहीं हुआ है, वो बस आज मेरा मन है, और वैसे भी वहाँ भी तो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो प्लीज़। अच्छा ठीक है, देख तेरा मन है तो 1 वीक क्यों, तू 1 मंथ रह कर आ, पर ग्रेजुएशन वहीं से कर। ये बात सही नहीं है दी, आपको मेरी कसम। रू, 2 साल बाद। माँ, आप बताती क्यों नहीं? रू कहाँ है? इतने साल हो गए, वो कहकर गई थी कि उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही मुझसे पूछ, कितनी बार कहूँ, शिखा जी बोली। माँ, मुझे आपका ये बदला रंग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? देख, तू रूही के नाम की रट लगाना कब छोड़ेगी? अपनी ज़िंदगी की सोच, उस पर ध्यान दे। ये बता, समीर कब आ रहा है दुबई से? माँ, वो तो नहीं पता, पर कहते हैं कि एक ज़रूरी काम है, जब वो हो जाएगा तो आ जाएंगे। बातों बातों में वो भी रूही के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर साक्षी का माथा ठनका और उन्होंने कहा, तू ये रूही का पीछा छोड़। माँ, आप रूही का नाम आने पर ऐसा क्यों मुँह बनाती हैं? आप ही तो थी, उसको लाडो लाडो कहते नहीं थकती थी, और आज पापा और आप दोनों उनके नाम आते ही चिढ़ने लग जाते हैं। साक्षी कुछ नहीं बोली, वो अपना काम करती रही। आप सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? वो बोलकर गई थी कि वो अपने पुराने घर जाएगी, लेकिन वहाँ बात करके पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। तो माँ, वो कहाँ है? उसके जाने के बाद एक कॉल आया था बस उसका, कि दी मैं ठीक हूँ और आप मुझे ढूंढना नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? माँ, आपको तो सब पता रहता है, दिलजीत जब भी कॉल करता है हमेशा उसके बारे में पूछता है। वो वहाँ रूह को लेकर कितना टेंस है, आपको पता है? साक्षी ने मन में कहा, तू जब उसका सच नहीं जानती ना, जिस दिन जानेगी तुझे भी ऐसी ही चिढ़ होगी। ना मेरा अब जीत से कुछ लेना देना है, और ना ही रूह से। जिसे जिसको लेकर परेशान होना है होता रहे। तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ दे उनका नाम लेना। इसी समय जयपुर राजस्थान में। कांग्रेस टीना, आज तेरी लगन काम आई, आखिर आज तेरा हो ही गया ना क्लियर? हाँ रूप, प्री तो हो गया, अब आगे का सोचना है। सुना है इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कर भी पाऊंगी मैं क्लियर या नहीं। ओ मैडम, ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी, देखना किसी का हो या नहीं हो, तेरा ज़रूर क्लियर होगा। अब तो बस यही सपना है। जब सपना अपना होता है ना तो जल्द पूरा होता है, तेरा भी होगा बालिके। ओ गुरु माता, मेरा तो हमेशा जान लेती हैं। अपना भी बता, जब से गई है कुछ ठीक से बताया है? अपना टाइम आते ही जलेबी की तरह बातें बनाने लगती है। पता है कितनी फिक्र है तेरी। सब पता है यार, पर देख तुझसे क्या छिपा है, तुझे तो सब पता है, कैसे रुकती मैं वहाँ। वो सब तो ठीक है, समझ रही हूँ मैं, पर देख तेरे भैया ने तेरे बारे में पूछ पूछ कर मेरे भेजे की वाट लगा रखी है। कैसे हैं वो टीना? तू उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? तुझे पता है तेरे जाने के बाद कितने बार कॉल कर चुके हैं। पूछा है उन्होंने मुझसे कि तेरी कोई कॉल आई, पर मैं हमेशा मना कर देती हूँ, अपनी कसम से जो बात कर गई है तू। सच्ची बहुत तरस आता है तेरे भैया पर मुझे। अब तो ग्रेजुएशन भी हो गई मैडम, अब तो वापस आ जा। पर तूने उनसे ये झूठ क्यों बोला कि तू अपने पुराने घर जाएगी? पर तू तो जयपुर में है ना, फिर करनाल का नाम। टीना, तू तो सब जानती है ना, मैं करनाल कभी नहीं जा सकती। पर क्यों रूही, ऐसा क्या है उस जगह, जब भी नाम आता है तू ऐसी ही बातें करती है। तू छोड़ और बता, अभय जी और ऋषभ जी कैसे हैं? ऋषभ भाई तो अपने सदाबहार हैं, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू है, अब दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए हैं। और अभय भैया वो। अच्छा टीना, मैं बाद में बात करती हूँ, अंकल जी आ गए। रूही फ़ोन को साइड में रखती हुई बाहर की तरफ दौड़ी आई। अरे वाह, मेरे आते ही तू कैसे फ़ौरन जान जाती है, कैसे पता चल जाता है तुझे?
55 वर्षीय विराट सिंह अपनी मूंछों को ताव देते हुए गाड़ी से निकलते हुए बोले, अंकल आप भी ना, पता है आपकी कार का ये जो हॉर्न है ना इतनी ज़ोर से बजता है कि दूर दूर तक आपके आने की इत्तला हो जाती है। अच्छा ऐसी बात है? जी बिल्कुल, कहती हुई वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर उनके हाथ से ब्रीफ केस लेकर दोनों अंदर आए। रूही ने ब्रीफ केस को रखते हुए कहा, आप चेंज कर लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। कहकर विराट तुरंत अंदर चले गए और थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ गए। रूही तब तक खाना लगा चुकी थी। क्या बना है आज? खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। आज आपका फेवरेट शाही पनीर बनाया है आंटी जी ने। अच्छा वैसे तुम्हारी आंटी हैं कहाँ? वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हैं, वहाँ कोई पूजा है। अच्छा आप खाओ, कहकर उसने खाना लगा दिया। अरे तुम भी तो खाओगी ना? जी बिल्कुल, विराट ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। रूही आज बेटा तुम हो ना तो इस घर में चहल पहल है, नहीं तो मैं और तुम्हारी आंटी तो कब से अकेले ही थे इस घर में। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। जब से तुम आई हो तुमने हम दोनों को इतने अच्छे से ध्यान रखा है, शायद हमारी कोई अपनी बेटी भी होती वो भी ऐसे ध्यान ना रखती। एक हमारा वो नालायक बेटा जब से गया है एक बार भी लौट कर नहीं देखा, बस एक चीज़ की लट लगा रखी है कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। पता नहीं जैसे अब तक वो रेंग रहा था, कहकर वो मुस्कुराए। अब फिर शुरू हो गए, बाहर से आती हुई गायत्री ने कहा। कितनी बार कहा है, एक ही तो बेटा है, अपना जो करना चाहता है करने दो उसे। तुम ना उस नालायक की ही साइड लो। ये बताओ इतना बड़ा बिजनेस जो खड़ा किया है उसको कौन संभालेगा? बताओ, है कोई जवाब? रूही अब तुम बताओ, रोज़ रोज़ मेरे बेटे को नालायक कहते हैं। नालायक नहीं है वो, पता है, वो इनके बारे में रोज़ पूछता है। वो कुछ नहीं, तुम तो रहने दो, अगर इतना ही पूछता है तो मिलने क्यों नहीं आता? अरे आप दोनों बस करो, जब भी ये टॉपिक चलता है दोनों शुरू हो जाते हो। बेटा और करूँ भी क्या, तुम ही बताओ, इतना काम है मैं अकेले कब तक संभालूं? अब मेरी भी उम्र हो चली है, विराट जी ने कहा। तो ये रूही है ना, ये भी तो हमारी बेटी ही है और इसकी भी अब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है, तो रूही संभालेगी काम को। मैं? हाँ बेटा तुम, गायत्री जी ने कहा। मैं कैसे, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, नहीं है तो हो जाएगा, इनके साथ काम करते हुए हो जाएगा। वैसे भी तुम जॉब ढूंढ रही हो तो अपने अंकल के साथ काम करो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने गायत्री जी, पर अंकल पर कुछ नहीं, अगर तुम हमें अपना कुछ मानती हो तो हमारा कहना नहीं टालोगी। वैसे गायत्री जी आप भी ना कभी कभी समझदारी वाली बातें कर ही लेती हैं। अच्छा कभी कभी, कहते हुए गायत्री जी ने विराट को घूर कर देखा। अरे हमेशा, पता है तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा, कहकर दोनों एक दूसरे को ताली दिए। रूही ने उन्हें देखते हुए कहा, कौन कहता है इस दुनिया में भगवान ने अच्छे लोगों को नहीं बनाया? अगर आज ये दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ ठोकरें खा रही होती। अरे रूही बेटा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। उसके बाद सब काम खत्म करने के बाद अपने रूम में सोने चले गए। रूही को आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने बैग से अपनी फैमिली का फ़ोटो निकाला और उसे याद कर उनकी आंखें नम हो गई। आज उनकी रह रह कर याद आ रही थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए बालकनी में आई। वो आंखें बंद किए हुए वहां चल रही हवाओं को महसूस करती हुई खुद को हौसला दे रही थी। तभी उसके कानों में किसी के कूदने की आवाज़ आई। उसकी आंख एकदम खुली। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई। तभी उसको अंदर घर में घुसते हुए एक परछाई दिखी। चोर कहते हुए ही उसका गला सूख गया। उसकी आवाज़ वहीं रुक गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करते हुए कहा, रूही तू अपना फ़ोन भी अंदर छोड़ आई, अब क्या करूं? सोचते हुए उसने कहा, ये तो अंकल आंटी के रूम की तरफ गया है। रूही कुछ कर जल्दी। पर क्या? तभी उसको अपने बगल में एक डंडा रखा दिखाई दिया। उसने उस चोर को विराट जी के रूम की तरफ जाते देखा। वो भी दबे पैरों से उसके पीछे बढ़ गई और इससे पहले वो रूम का डोर खोलता रूही ने तभी वो डंडा उसके सर पर मारने के लिए बढ़ाया, लेकिन वो अपना कदम आगे ले चुका था, जिसकी वजह से रूही चूक गई। हालांकि डंडा उसके कंधे पर लग चुका था। वो आह करता उससे पहले ही विराट और गायत्री जी की आंख खुल चुकी थी। उन्हें किसी के वहां होने का एहसास हो चुका था, पर और उसने भी डंडा खाकर पीछे मुड़कर देखना चाहा कि माँ पापा के अलावा ये कौन है घर में। रूही अब डर चुकी थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो एकदम पीछे मुड़ा। तब तक रूही को कुछ न सूझने की वजह से वो जैसे तैसे हिम्मत करके चीख पड़ी, चचा चोर चोर। उस चोर ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और उसके पीछे खड़ा हो गया।
विराट और गायत्री जी ने जब आवाज़ सुनी तो उनका एहसास सब सच बन चुका था। विराट जी ने तुरंत ही एकदम से लाइट जलाई तो रूही के पीछे खड़े चोर को देखकर गायत्री जी और विराट दोनों खुश होकर आगे बढ़े। रूही सोचने लगी, अरे इन्हें तो डरना चाहिए पर ये तो खुश हो रहे हैं, कहीं सदमा तो नहीं लग गया इनको। उस चोर ने रूही को छोड़ा और गायत्री जी के पैर छूकर गले लग गया। गायत्री जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चंदू मेरा बच्चा। रूही ने कहा, क्या ये चंदू है? मतलब ये इनका बेटा है? पर अगर बेटा है तो फिर ये चोरों की तरह क्यों आया? और मैंने तो इसे डंडा भी मारा। कहते हुए रूही उसको देखने की कोशिश करने लगी। उसकी तरफ उसकी पीठ थी। उसने आज तक उसका नाम सुना तो जब भी उसकी फ़ोटो के बारे में पूछा तो ये बताया गया कि उसकी फ़ोटो क्लिक करवाने का शौक़ नहीं है। सिर्फ आज तक रूही ने उसकी बचपन वाली पिक्स ही देखी थी। उसने उसका नाम चंदू सुना था, जिससे रूही को ये लगा कि इनका बेटा कोई मोटा सा लड़का होगा, तभी उसका नाम ऐसा रखा। लेकिन पीछे से उसका लुक उसके नाम को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मैं भी क्या सोचती थी, ये तो एकदम स्लिम फिट है, पीछे से दिखने में तो कितना स्मार्ट है, एक अलग ही पर्सनालिटी नज़र आती है। माँ कितनी बार कहा है ये चंदू मत बोला करो, बड़ा हो गया हूँ मैं अब तो। रूही को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सुनी हुई सी लगी। तू कितना भी बड़ा हो जा, तू मेरे लिए तो मेरा चंदू है और आगे भी वही रहेगा। कहते हुए गायत्री जी की आंखें नम हो गई। अरे माँ ये क्या? बेटा इतने दिनों बाद देखा है ना तो बस छलक गए आंसू। वो गायत्री जी से अलग होकर विराट जी की तरफ बढ़ा। विराट ने नम आंखों से कहा, इस नालायक से कह दो कि कुछ दिन और बाद आता, अभी क्यों आया है? गायत्री जी ने कहा, अब आ गया है तो लगा लो ना अपने सीने से, जानती हूँ कलेजे का टुकड़ा है ये आपके। वो तो है पर इसने वो काम नहीं कर रखे हैं। तभी एकदम से चंदू उनके गले लग गया। विराट भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाए और कसकर जकड़ लिया। ये देखकर रूही की भी आंखें नम हो गई। पापा आई एम सॉरी के बच्चे, तू पहले नहीं आ सकता था, जानता है कितना याद करता था मैं तुझे, इतनी बार बुलाया पर तू आने को तैयार नहीं। पापा अब आ गया हूँ ना, अब यहीं रहूँगा आपके साथ। ऐसे छुप कर क्यों आया? देख बच्ची का क्या हाल हो गया है। रूही की तरफ देखते हुए विराट जी ने कहा, पापा आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन आपकी उसी बच्ची ने मेरा सरप्राइज़ रहने कहाँ दिया, मेरे सर पर डंडा मारकर पूरा किरकिरा कर दिया। कहते हुए वो पीछे पलटा। उसने और रूही ने एक दूसरे को देखते ही एक साथ कहा, तुम? रूही की नज़र जब विराट जी के बेटे पर पड़ी तो उसके मुंह से अचानक ही एक शब्द निकला, तुम, क्योंकि विराट जी का बेटा ही अभय था। रूही ने विराट जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या ये चंदू है? अंकल आई मीन आप जिस नालायक बेटे की बात करते हो वो यही है? अभय ने कहा, ए व्हाट रबिश, मैं नालायक? हाउ डेयर ऑफ यू टू से समथिंग। पापा मम्मी कह सकते हैं पर तुम नहीं। एक मिनट, तुम दोनों को देखकर क्यों लग रहा है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? अभय रूही को देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो ही बता दे। वैसे उसे आज अचानक रूही को यहाँ देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था, और होता क्यों ना कहीं रूही के ऐसे अचानक जाने के बाद उसे भी अजीब एहसास ने आ घेरा था, जिसे वो आज तक भी नहीं समझ पाया। वो रूही की आंखों में एकटक देख रहा था। रूही अभय की नज़रों से दूर भाग जाना चाहती थी। उसे फिर उसी बातों ने घेर लिया था। ऐसा नहीं था कि वो सब भूल चुकी है, शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन उसने सबको याद नहीं किया हो। पर अभय को देखने के बाद एक नया ही डर उसके मन में घर कर गया था, क्योंकि उसे अब शायद उन्हीं सवालों से फिर जूझना पड़े। विराट फिर दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर बोले, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी नहीं अंकल, रूही ने सपाट जवाब दिया। अभय ये सुनते ही स्तब्ध हो गया और सोचने लगा, इसने ऐसे क्यों बोला कि ये मुझे नहीं जानती, आखिर माजरा क्या है? पर तुम दोनों ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुम एक दूसरे को जानते हो। इस बार गायत्री जी बोली। रूही वहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। वो अब तक साफ समझ गई थी कि अभय जिस नज़र से उसे फ़िलहाल देख रहा था उन नज़रों में बहुत सवाल थे, लेकिन वो तो बस उन सवालों से बचना चाहती थी। इसलिए वो बोली, अंकल आंटी आप बैठकर बात कीजिए, तब तक मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। पर बेटा घर में मीना है ना, तुम भी यहाँ बैठो। नहीं वो सो रही होंगी, कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। अभय के मन में बहुत कुछ था, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने वो कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। गायत्री जी ने कहा, सही कहते हैं तेरे पापा। क्या मम्मी, तू सही में नालायक है। माँ आप भी, और नहीं तो क्या, तुझे ऐसे चोरी छिपे आने की क्या ज़रूरत थी? अगर चोट लग जाती तो?
अगर चोट लग जाती तो क्या आप हो ना मलहम लगाने के लिए, कहते हुए वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। शैतान कहीं का बिल्कुल नहीं बदला, कहकर वो उसके बाल सहलाने लगी। देखा गायत्री जी, इसको बातों को घुमाना कितने अच्छे से आता है। हाँ तो आएगा क्यों नहीं, आपसे ही तो सीखा है पापा। वैसे आप दोनों से कुछ पूछना था मुझे। वो एकदम से बैठते हुए बोला। हाँ पूछो, ये जो अभी लड़की थी ये यहाँ कैसे? बेटा ये बहुत प्यारी बच्ची है, इसका नाम रूही है, वक्त की मारी है। कभी कुछ कहती तो नहीं पर बहुत कुछ है इसके अंदर जिसे किसी को बताती नहीं। हमारे साथ यही बीते 2 सालों से रह रही है। यहीं रह रही है मतलब इसका परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता मतलब आपने ऐसे ही किसी लड़की को घर में रख लिया? वो जानबूझकर ऐसा कह रहा था ताकि उसे सारी बातें पता चल सके। ऐसे कैसे किसी लड़की को? ये बाकियों की तरह नहीं है बेटा, बहुत नेक है, ये पता है। जब से ये यहाँ है इसने बिल्कुल एक बेटी की तरह ध्यान रखा है हम दोनों का। सच कहूँ तो इसके रहते तेरी भी कभी कमी महसूस नहीं होती। वो सब तो ठीक है पापा, पर ये आई कैसे? तुझे तो पता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ तो पता है, 2 साल पहले जब ये मुझे मिली थी तब अचानक गाड़ी ड्राइव करते समय मेरे सीने में तेज़ दर्द उठने लगा। वो कब बढ़ा पता ही नहीं चला। उस समय सिर्फ दर्द ही नहीं, गाड़ी भी बेकाबू हो गई थी, जिस वजह से गाड़ी रूही से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से वो चोटिल भी हो गई। उसे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर मेरी आंखें कब बंद हुई मुझे पता ही नहीं चला। तब यही थी जो मुझे अपनी चोट को नज़रअंदाज करते हुए हॉस्पिटल लेकर आई थी। क्या आपके साथ इतना हुआ, मतलब फिर हार्ट अटैक जैसा कुछ, और आपने मुझे बताया तक नहीं? अरे बेटा वो तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अगर उस दिन रूही ना होती तो शायद आज तेरे पापा भी इस दुनिया में ना होते। हम आज तक उसके एहसानमंद हैं। जब उससे उसके घर के बारे में पूछा तो वो बोली मेरा कोई नहीं है, यहाँ वहाँ बेसहारा घूम रही हूँ। हमसे ऐसी फूल सी बच्ची का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए हमने इसको अपने पास रख लिया। तू बता, हमने यहाँ इसे रख कर क्या कुछ गलत किया? ये सुनकर अभय बोला, नहीं आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद वो थोड़ी देर चुप रहा और कुछ सोचने लगा। तभी रूही जूस और कुछ स्नैक्स ले आई। अभय उसको बस एक नज़र देखे जा रहा था। रूही को उसका देखना बहुत अजीब लग रहा था। रूही ट्रे रखकर तुरंत ही रूम के बाहर आ गई। अभय ने अपने पापा से कहा, अब मुझे भूख नहीं है, आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, कहता हुआ वो रूम की लाइट्स ऑफ करके वो बाहर आ गया और रूही को ढूंढते हुए उस तक पहुंचकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर कितना परेशान हैं, कितना ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें, और तुम यहाँ? आई मीन ऐसा क्या हुआ जो उनसे मिलना तो दूर तुम बात तक नहीं कर रही हो? वो मेरा पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। बेटर होगा आप अपने काम से मतलब रखो, रात बहुत हो चुकी है, सफ़र करके आए हैं, थक गए होंगे। रियली तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो ठीक है, नहीं पूछूंगा कुछ भी, पर ये बताओ तुमने अंदर मुझे पहचानने से क्यों मना कर दिया है? कोई जवाब? मेरी मर्जी, जो मुझे सही लगा मैंने कह दिया। यार मतलब तुम सच्ची? प्लीज़ कुछ मत कहिए, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई और वो उन्हें छिपाती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। नीचे पार्क में कुछ टाइम अपने आप को शांत करने के बाद वो अपने रूम में आई तो देखा रूम की लाइट ऑफ थी। उसने उन्हें बिना ऑन किए सीधे वो अपने बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में उसको अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ जो उसे थामे हुए था। रूही की जान हलक को आ गई, वो अंदर तक कांप गई। उसने आओ देखा न ताओ, तुरंत ही खड़ी हुई और लाइट ऑन की। तो जैसे ही उसकी नज़र बेड पर गई तो अभय दिखा उसे। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं, कहकर वो उसके पास उसको उठाने गई। जैसे ही वो उसे हिलाने वाली थी कि उसकी नज़रें उसके चेहरे पर रुक गई। उसे करीब से देखकर उसने अपने हाथ वापस ले लिए। सोता हुआ उसे वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, अभी उठाना सही नहीं है, ट्रेवल से थक कर आए हैं, अब उठाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी। सोचती हुई वो उससे दूर हटने ही वाली थी कि तभी एकदम से अभय ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। रूही को अभय के इतने पास होने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर फिर डाली तो अलग ही एहसास उमड़ रहा था जो उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब वो समीर के साथ थी। ये एहसास उसे उसकी ओर खींचे जा रहा था। उसने बेखुदी से खुद को संभाला और धीरे से उसके हाथ को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद अभय की पकड़ मजबूत थी जिस वजह से वो उसे हटा न पाई।
इस बार उसने अपना हाथ खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से अभय की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर रूही को देखते ही स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही रूही ने अपना हाथ खींचा, वो मानो जैसे सपने की दुनिया से बाहर आया, जिस वजह से उसने तुरंत उसको खुद से दूर किया और कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? देखो कहीं तुम मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रही थी ना? कहते हुए वो उसको घूरने लगा। रूही ने कहा, मतलब मैं और तुम्हारा फ़ायदा? सबको अपने जैसा समझा है? पागल वागल हो गए हो क्या? और ये रूम तुम्हारा कैसे? ये तो मेरा है। तुम्हारा कैसे? कहते हुए उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब वो इस रूम में आया था तब थकान की वजह से उसने रूम की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने उन चीज़ों को देखा तो हर तरफ उसे रूही की चीज़ें ही नज़र आई। OMG, अब समझा। देखो पापा मम्मी ने ये रूम तुम्हें इसलिए दिया होगा क्योंकि मैं तब यहाँ पर नहीं था। अब मैं आ गया हूँ ना, तो अपना सामान उठाओ और तुरंत निकलो। पता है कितनी नींद आ रही है? उसने उबासी लेते हुए कहा। देखो फिलहाल तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। पहले होगा तुम्हारा, पर अब तो मेरा है ना। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं सोऊंगी। तो मत जाओ, मुझे क्या, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। वो दोबारा आंखें बंद करके बेड पर फैलकर लेट गया। जहाँ मन हो सो जाओ। रूही ने इरिटेट होते हुए वहाँ से जाना ही ठीक समझा। वो बाहर हाल में आकर बैठ गई और कुछ देर बाद वहीं उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसको एहसास हुआ कि सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर दर्द से पूरी तरह अकड़ गई थी। वो कराहती हुई उठी और रूम की तरफ बढ़ी, पर अगले ही पल उसने अपने कदम वापस ले लिए। अरे कहाँ चली? रूम में तो वहाँ वो नालायक दावनों फैल कर सो रहा है। पर क्या करूँ, अब सारे कपड़े भी तो वहीं हैं। वैसे भी मुझे अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट लेने जाना है। तुम क्यों आए? अब तो लग रहा था सब सही है, पर नहीं, आके फिर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इधर अभय रूही के रूम से निकल कर बाहर आया तो उसकी नज़र रूही पर गई, जो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अभय ने कहा, इसको जब भी देखो ऐसे ही घूमती रहती है, पक्का पिछले जन्म में इसके पहिए लगे होंगे। उसके बाद वो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला गया। रूही ने अभय को जाते देखा तो वो तुरंत अपने रूम में गई और पहुंचकर रूम को बंद कर लिया और अलमारी से कपड़े लेकर तुरंत नहाने के लिए चली गई और फटाफट तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई तो देखा विराट और गायत्री जी नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर उसने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। गायत्री जी ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ ब्रेकफास्ट करो, फिर अपने अंकल के साथ उनके ऑफिस जाना। आंटी आज नहीं। आज क्यों नहीं? बहुत लेट हो गई हूँ, पहले ही बताया था ना आपको। आज डॉक्यूमेंट लेने जाना है, बहुत बड़ी लाइन लग गई होगी। अब तक तो और लेट हुई हूँ, तो पता नहीं आज नंबर आएगा भी या नहीं, कहकर वो जाने लगी। अभय भी तभी वहाँ आया तो विराट जी ने कहा, रूही बेटा तुम्हें लेट हो रहा है ना, तो रुको 1 मिनट, कहकर उन्होंने अभय से पूछा, चंदू तुम्हें आज कुछ काम है क्या? नहीं पापा, क्यों, आपको है? नहीं मुझे तो नहीं है, तुम आज रूही के साथ चले जाओ मेरी दूसरी कार लेकर, वो लेट हो गई है। अभय ने कहा, मैं? हाँ तुम, और कौन? पर विराट ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा, जाओ। वो बोला, चलो मैडम जी, कहकर वो बाहर आया। रूही भी उसके पीछे आ गई। तभी गायत्री जी ने कहा, रूही को तो ड्राइवर लेकर जा सकता था, फिर अभय को क्यों? गायत्री जी एक बात बताओ, आपको रूही कैसी लगती है? अच्छी लगती है, पर क्यों? अगर मैं उसको अपने घर की बहू बना लूँ तो? क्या? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? अरे आपने तो मेरे मन की बात बोल दी, मैं भी यही चाहती हूँ और दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। बाहर अभय कार में आ बैठा, रूही चुपचाप उसकी बगल में आ बैठी। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की, दोनों चुप थे पर दोनों के मन में उथल पुथल चल रही थी। अभय ने रूही की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। थैंक यू? अब वो किस लिए? अभय ने उसकी तरफ देखा, मतलब समझती सब है, पर जानकर दिखाना ऐसे है जैसे कुछ पता ही ना हो। ये लड़कियां भी ना। ओ थैंक यू, मतलब तुमने देखो ना कितनी हेल्प की मम्मी पापा की, कितने अच्छे से ध्यान रखा। इसमें थैंक यू की क्या बात है? और रही उनकी ध्यान रखने की बात, तो मैंने उनका नहीं बल्कि उन्होंने मेरा ध्यान रखा। बहुत अच्छे हैं अंकल आंटी, मतलब हद है, आप भी इतने प्यार करने वालों से कैसे दूर रह लेते हो, वो भी सालों साल। कितना याद करते हैं, शायद ही कोई दिन गया हो उनका जब। अच्छा जी, अगर ऐसा है ना, तो ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना, ये तुम पर भी लागू होता है। मतलब तुम्हारी फैमिली भी तो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर तुम उनको बिना बताए यहाँ कैसे? रूही ने विंडो के बाहर देखते हुए ही कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता, बस ये बात भी ऐसी है। उसके बाद रूही ने उसकी तरफ देखकर कहा, जितना वो मुझसे प्यार करते हैं मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर कभी कभी किसी की भलाई के लिए दूर रहना पड़ता ही है, बस ये समझ लीजिए अभी के लिए। अभय को रूही की कही गई बातें कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, पर इससे पहले वो आगे कुछ पूछता, इतने में रूही ने कहा, आप यहीं रोक दो, मैं आगे वॉक करके चली जाऊंगी। कहकर वो कार रुकते ही कार से बाहर निकल गई। अभय बस कहने ही वाला था, मैं भी चलता हूँ ना, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो रूही के पास आया और उससे कुछ बोला। कार का शीशा बंद होने की वजह से कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर दिख बहुत साफ साफ रहा था। अभय ने लड़के को देखा तो उसका 6 फुट लंबा कद, गोल चेहरा, रंग गेहुआ, भूरी आंखें, सलीके से अपने बालों पर बार बार हाथ फेरता हुआ ब्लैक टी शर्ट ब्लू डेनिम में फब रहा था, जिसे देखकर रूही का चेहरा जहां खिल गया वहीं अभय का चेहरा पता नहीं क्यों बेरंग हो गया। अभय ने लड़के का नज़र निरीक्षण करके तुरंत जैसे ही कार का शीशा नीचे किया कि तभी रूही ने उसकी तरफ देखा और बाय करने का इशारा किया और आगे उस लड़के के साथ बातें करते हुए बढ़ गई। अभय ने कहा, यार हद है, मैं यहाँ तक लाया इसे, थैंक्स तो दूर, बिना कुछ बोले चली गई। वैसे है कौन ये बंदा? कहते हुए अभय उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। रूही को गए हुए सुबह से शाम के 4 बज गए। उसका काम अब खत्म हो चुका था। वो अब जैसे ही कॉलेज के गेट पर आई, उसकी नज़र तभी बाहर गाड़ी से सटे खड़े अभय पर गई, जो एक हाथ गाड़ी पर रखे और दूसरा अपनी कमर पर रखे गेट पर ही नज़र गड़ाए खड़ा था। उसने देखते ही कहा, ये यहाँ है, इसका मतलब ये सुबह से गए ही नहीं। सोचते हुए वो उसके पास आई और बोली, आप यहाँ? हाँ, वो बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी देर से बाहर धूप में वेट? आप घर चले जाते, मैं खुद आ जाती। वो अरे रूही, पीछे से अभय को वो ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का फिर दिखा जो उनकी तरफ ही कहता हुआ आ रहा था, रूही चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। अभय ने मन ही मन कहा, घर छोड़ देता हूँ मतलब ये ऐसे कैसे कह रहा है जैसे रोज़ घर यही छोड़ता हो। मतलब इसके लिए सब दिल्ली में कितने परेशान हैं और ये यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नए दोस्त बन गए हैं यहाँ। रूही कुछ बोल पाती कि अभय ने उस लड़के को इग्नोर करते हुए कहा, चलें। उस लड़के की नज़र भी अभी अभय पर गई। तभी रूही ने कहा, ओ हाँ चलते हैं, पर आप इनसे मिलो, ये हैं ईशांत, मेरा क्लासमेट, और ईशांत ये अभय जी हैं, विराट अंकल के बेटे। ओ तो ये हैं वो चंदू। अभय ने जब ये सुना तो उसने रूही की तरफ देखा और कहा, तो अब मेरे नाम का ढोल यहाँ तक पिट चुकी हो? क्या बात है, मना करता हूँ मम्मी पापा से, पर नहीं, उन्हें तो चंदू ही बुलाना है, और रही सही कसर ये मैडम सबको बताकर पूरी कर रही हैं। इसके बाद ईशांत ने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभय ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और कहा, नाइस टू मीट यू, सेम हियर। वैसे आपके बारे में सुना बहुत है, पर आज देख भी लिया। सुना बहुत है मतलब? अरे जब आपके घर जाता हूँ ना तो अंकल आंटी हमेशा आपके बारे में ही बात करते हैं, हमारा चंदू ये, हमारा चंदू वो, बहुत मिस करते थे वो आपको। अच्छा हुआ आप आ गए। अभय चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था और मन में कह रहा था, पापा मम्मी आपकी भी हद है, आप मुझे प्यार से बोलते हैं वो ठीक है, पर दुनिया के सामने इस नाम को लेने की क्या ज़रूरत है। तभी रूही ने कहा, ईशांत मैं अभय जी के साथ जा रही हूँ। ठीक है, पर जो मैंने कहा ना उस पर गौर ज़रूर करना तुम। सोचूंगी। कहते हुए वो उससे बाय करने के बाद दोनों कार में बैठ गए और ईशांत उन्हें वहाँ से जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। अभय ने टर्न लेते हुए गाड़ी घुमाई और आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान रूही पर ही था, जिसका ध्यान अभी बाहर था। वो थोड़ा सोचते हुए बोला, अरे वैसे वो जो लड़का है, क्या नाम था उसका? कौन, ईशांत? रूही उसे देखते हुए बोली, हाँ वही। वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूही ने ऐसे उसके मुंह से अचानक ये सुनकर आंखों को फैलाते हुए कहा, क्या बॉयफ्रेंड? हाँ, मुझे लगा जैसे तुम बात कर रही थी उससे। यार मतलब समझ नहीं आता, हंसकर लड़की ने लड़के से बात क्या कर ली। सब जीएफ बीएफ का राग अलापने लग जाते हैं। दुनिया में और भी तो रिश्ते हैं, पर नहीं, मुझे लगा आप तो समझदार हैं, टीना के बाद आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी, पर नहीं, आप भी सबकी तरह ही निकले। और रही बात ईशांत की, तो मिस्टर आप गलत समझ रहे हैं। इस बार वो अपने जबड़े भींचते हुए बोली, ओके काम डाउन, तुम तो मानो भरी बैठी ओला वाली है और लगता है आज सारा मेरे ऊपर ही उड़ेलना है। वो चिढ़कर इस बार कुछ नहीं बोली, अपने नाक के नीचे से गुस्से में उंगली फिराते हुए बाहर देखने लगी। अभय अब तक समझ चुका था कि वो अब चिढ़ रही है और पता नहीं उसे क्या सूझा। वो इसी बात को कंटिन्यू कर बोला, जैसे उसे उसकी कोई बात का फ़र्क ही नहीं पड़ा।
हाँ, अगर होगा भी कोई तुम्हारा तो कौन सा मुझे बताओगे? रूही ने कहा, हद है, एक तो सच बता दिया, ऊपर से ऐसा सवाल। सच में बैल सही नाम रखा है, पता नहीं दिमाग कहाँ छोड़कर आ गए। अभय ने उससे कहा, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो मैं कह रही थी देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है। ये सही है, टॉपिक बदलने का बहाना। रूही ने कहा, क्या? हाँ ठीक है, अगर नहीं बताना तो सीधे मना कर दो। वैसे मुझे कौन सा इंटरेस्ट है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में? रूही को उसकी बातें अजीब लग रही थी। उसने कहा, मैंने आपको बता तो दिया, हम सिर्फ दोस्त हैं, जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, समझे? अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है मुझे भगवान ने दिमाग नहीं दिया? रूही ने कहा, आपको पता है कि दिमाग नाम का यंत्र शायद भगवान ने आपको दिया ही नहीं है। अब तक अभय मज़े ले रहा था, जो रूही साफ साफ समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, एक मिनट, कहीं मैं उससे बात कर रही थी तब आपको जलन तो नहीं हो रही थी ना? कहीं मैंने जब आपकी जीएफ बनने का नाटक किया था तो आपने उसे सही तो नहीं मान लिया और अब मुझसे प्यार हो गया हो? अभी ने अपना ध्यान आगे करते हुए कहा, प्यार, वो भी तुम जैसी झल्ली से? पागल हो क्या? मुझे तुम जैसी लड़की से कभी प्यार हो? इट्स इम्पॉसिबल। क्या कहा मुझे अभी? झल्ली? हाँ सही तो कहा, ऐसी ही तो हरकत करती हो। वैसे कब से डेट कर रही हो तुम उसको? रूही को अब गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आपसे मतलब, चुपचाप गाड़ी चलाओ, अंकल ने मेरा ड्राइवर बनाया है ना आपको, तो वही काम करो। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर? कहते हुए अभय ने तुरंत ब्रेक मारा। हाँ ड्राइवर, वही तो बनकर आए थे, तभी तो एक ड्राइवर ही की तरह सुबह से शाम तक बाहर वेट किया। अभय का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अगर दोबारा ड्राइवर कहा ना तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। कहूँगी, एक बार नहीं बार बार, ड्राइवर ड्राइवर। लो, क्या कर लोगे? निकालो गाड़ी से बाहर। अभी अभी के फ़ौरन बाहर निकलो। वो भी तुरंत ही बाहर निकल गई। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, जा रही हूँ मैं। अभय को अभी भी कहाँ शांति थी। वो भी दूसरी साइड से बाहर आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब अपने लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो। कहते हुए वो कार में आकर बैठा और वहाँ से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। इधर रूही को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, समझते क्या हैं खुद को? क्या लगा इनके बिना मैं घर नहीं जा सकती? तभी एकाएक बारिश होने लगी। रूही ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाया। अभय अभी थोड़े आगे ही आया था कि उसका भी ध्यान बारिश पर गया। उसने अपनी आदत अनुसार खुद से कहा, क्या ज़रूरत थी अभय अभी तुझे कार से निकालने की? बारिश कितनी तेज़ हो रही है, अब वो कैसे आएगी? ऑटो कैसे मिलेगा ऐसे मौसम में? गलती तो मेरी ही थी, गुस्सा मैं नहीं दिलाता तो ऐसा न कहती। पर क्या करूं, मैं भी उसके गुस्से में होते लाल गाल कितने मस्त लग रहे थे। परेशान किए बगैर रहा भी तो नहीं गया। चल अब है, अगर गलती की है तो हट जाना भी भर, सोचकर उसने दोबारा गाड़ी घुमाई। रूही अब भी वहीं खड़ी हुई भीग रही थी। अभय गाड़ी को उसके सामने रोककर उसे अंदर आने का इशारा करने लगा, पर रूही ने उस पर से नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वो खुद को नज़रअंदाज होते देखकर ना चाहते हुए भी बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो गाड़ी में बैठो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? रूही ने गुस्से में हाथ झटका और कहा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अभी भी अब तक पूरा भीग चुका था। अरे यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, चलो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं जाना। समझते क्या हो, जब मन करता है जो करते हो। दूसरों के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचते। क्या भरोसा कब कहाँ उतार दो। पहली बार थोड़ा ना किया है ये हरकत, तो आपकी आदतों में शुमार है। अभय जैसे ही सॉरी बोलने वाला था तभी उसके कान में हॉर्न की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में ईशान था। रूही ने अभय की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या लगा था कि मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जा सकती? कहते हुए वो ईशान की तरफ बढ़ गई। अभय ने इस बार ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगी? कहते हुए उसने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। रूही ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमसे प्यार से कही बातें समझ नहीं आए तो यही सही। रूही उतरने के लिए हाथ पैर मारने लगी। उसने अपने आप को छोड़ने के लिए अभय को अपने नाखून तक चुभा दिए, पर अभय भी कहाँ छोड़ने वालों में से था। उसने सब नज़रअंदाज करते हुए उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाया और कार को लॉक करके वो ईशांत की कार के पास गया और कहा, तुम जाओ, उसको घर मैं ले जाऊंगा। ईशांत ने चुपचाप उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद अभय आकर कार में बैठा। रूही कार का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। अभय ने उसे देखकर कहा,
कितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार है, बाहर नहीं जा सकती तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप को? जो दिल करता है वो करते हो, मतलब जब मन करता है कार से निकाल दिया और जब मन करता है ज़बरदस्ती कार में बैठा लेते हो। अभय ने कहा, मैं क्या समझता हूँ ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं, समझी? रूही ने कहा, ईशांत को कैसा लग रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा वो? अच्छा, उसकी बड़ी चिंता हो रही है, क्या बात है? मतलब इतना प्यार? सॉरी, मैंने तुम दोनों के बीच में आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। वैसे, कहते हुए अभय ने उसकी तरफ देखा और आगे कहा, मौसम भी बढ़िया और तुम और वो एक गाड़ी में, वाह क्या बात होती। मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, सब प्लानिंग फेल कर दी मैंने। रूही ने कहा, पागल हो गया, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहे हो? सही बात तो कर रहा हूँ, अकेले टाइम स्पेंड करने का मन था ना तुम्हारे बंदे के साथ। रूही अब बहुत सुन चुकी थी, उसने हार कर कहा, हाँ था तो, लेकिन तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। ये हसीन मौसम और वो और मैं, बस कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। ये सुनकर अभय ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कहा, ऐसा क्या खास है जो इतना मरी जा रही हो? बहुत कुछ खास है, अरे सभी तो खास है उसमें, जो शायद तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। अभय ने फिर से ब्रेक मारे और कहा, क्या नहीं है मुझ में, बोलो। रूही समझ गई थी कि अभय भी इस बात से इरिटेट हो रहा है, तो उसने चाबी भरनी चालू रखी और बोली, पता है ईशांत कितना रोमांटिक है, वो एक बार बस नज़र भर कर देख ले, उसी से सिहरन उठती है। उसके छूने से अलग ही एहसास होता है। तुम नहीं समझोगे। और कहाँ तुम्हारे छूने तो दूर, तुम कुछ करो भी तभी कुछ फील नहीं होता। कहते हुए वो हंसने लगी। उसकी वो हंसी अभय को अपने सीने पर सांप की तरह लगी। अभय ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि अगर मैं तुम्हें कुछ फील नहीं होता? नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा ऐसा है ना? कहते हुए वो रूही की तरफ बढ़ा और कहा, कुछ फील हुआ? रूही की सांसें अचानक तेज होने लगी। एक तो गीला बदन, ऊपर से अभय की नज़दीकी उसे पागल कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दबी सी आवाज़ में कहा, कुछ भी? हाँ, कुछ भी तो फील नहीं हुआ। तुम कुछ भी कर लो, कुछ फील नहीं होगा, जैसे ईशांत के साथ होता है। अच्छा, कुछ फील नहीं होगा? वो उसके होठों के बहुत पास आ गया। रूही की सांसें मानो अटक गई, पर फिर भी वो नॉर्मल होने जैसा दिखा रही थी कि तभी अभय ने उसके गालों पर किस कर दिया। जैसे ही उसने किस किया, रूही की आंखें फटी रह गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसी फीलिंग थी शायद आज से पहले उसने कभी ऐसे महसूस नहीं की होगी। उसने अपने आप को संभालते हुए अभय को जोरदार धक्का दिया। अभय ने कहा, क्या हुआ? फील हुआ? रूही ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब जो तुम गुस्सा दिखा रही हो? मतलब तुम फेल हो गई और मैं कामयाब? ऐसे कैसे? मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और हाँ, गाड़ी चला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद घर चली जाऊंगी। मैं सब समझता हूँ, तुम्हें फ़र्क पड़ा, तुम फेल हो गई और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। पर यह ठीक नहीं था जो तुमने किया। आज के बाद दोबारा, आई नो, पर आगे से मुझे उकसाना नहीं, वरना। अभय बोला। मैंने उकसाया तुम्हें? रूही ने कहा। अभय अब कुछ कहता उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ लाल पड़ने शुरू हो गए। यह देखते ही उसने रूही की बातों को नज़रअंदाज करते हुए एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में अपने घर के सामने गाड़ी लगा दी। अभय ने जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाया, अब रूही की तरफ देखा तो उसको अपनी हरकत पर अफसोस हुआ। वो रूही से माफ़ी तो मांगना चाहता था, लेकिन उसे पता था ये समय ना उसके लिए सही है ना रूही के लिए आगे बात करने के लिए। रूही बिना उसकी ओर देखे तेज कदमों से कार से उतरती हुई घर के अंदर चली गई। अभय भी कार पार करने के बाद अंदर आया। तब तक रूही रूम में जा चुकी थी। गायत्री जी ने जैसे ही भीगे हुए अभय को अंदर आते हुए देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए और वो उस पर बिफरते हुए बोली, ये तुम बारिश में क्यों भीगे अभय? पता है ना क्या होता है चंदू, फिर भी भीगे तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा आजकल? कहते हुए वो बड़बड़ाती सी अंदर से टॉवेल लाई और उसके सर को पोंछने लगी। वो लगातार उसे कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर अभी उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब वो कुछ देर तक नहीं बोला तो गायत्री जी ने उसे झिझोड़ा, सुन भी रहा है? देख तेरे हाथ और चेहरे का हाल। मम्मी आप दूर हो जाओ मुझसे, आप भी इफेक्ट हो जाओगे। टॉवेल को अपने हाथ में लेते हुए अभय बोला, अगर इतनी फिक्र थी चंदू तुझे इस माँ की तो भीगा ही क्यों? कहा ना दूर हटिए आप। वो अपने कदम उनके पास से पीछे लेते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा। कितना लापरवाह हो गया है तू, दिल्ली जाके जा जल्दी कपड़े चेंज कर ले, डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ मैं। नहीं माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, दवाई है मेरे बैग में, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा।
पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोला। लेकिन अगले पल उसके कदम रुक गए। उसको याद आया कि उसका बैग तो रूही के रूम में है, वहाँ जाकर अपना बैग ले लेता हूँ। पर फिर अगले पल उसने सोचा, नहीं, वहाँ जाना सही नहीं होगा। जो अभी कुछ देर पहले तूने हरकत की है ना, कैसे फेस करेगा तू उसको? क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में उस हरकत के बाद? उसने बात तक नहीं की तुझसे, देखा तूने? एक काम करता हूँ, किसी से कहकर कपड़े मंगवा लेता हूँ। कहते हुए उसने रघु काका से उसके रूम से अपना बैग लाने के लिए कहा। इधर रूही ने आकर अपने कपड़े चेंज किए। वो जैसे ही बेड पर लेटी उसके दिमाग में कुछ टाइम पहले वाला सीन चलने लगा। रूही, क्या था वो? सही तो कहा उन्होंने, तुझे क्या ज़रूरत थी ऐसे उकसाने की उसे? ना तू कुछ कहती ना ऐसा होता। पर इरिटेट भी तो वही कर रहे थे। मतलब मैं और ईशान कैसे सोच सकते हैं यार? मतलब सबकी सोच ऐसी क्यों हो गई है? तभी उसके रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रूही उठकर दरवाज़ा खोलने गई। रूही ने जाकर खोला तो वो बोली, रघु काका आप? हाँ रूही बेटा, वो चंदू बेटा है ना? चंदू सुनते ही वो सोच में पड़ गई। अरे बेटा, हाँ आप बोलो। वो उन्हें इस रूम से अपना बैग मंगवाया है। रूही ने बैग लाकर रघु को दे दिया। कुछ देर बाद रात को रूही गायत्री जी के बुलाने पर नीचे आई। रूही ने नीचे आकर गायत्री जी से कहा, जी आंटी जी आपने बुलाया? और वो साथ ही अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रही थी। उसको अभय कहीं नज़र नहीं आया तो वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। हाँ, खाना नहीं खाना क्या आज? गायत्री जी ने बोला। खाना है ना, बहुत तेज़ भूख लगी है आंटी। विराट जी ने डाइनिंग टेबल पर रूही और गायत्री को ही बैठे देखा तो बोले, आपके साहबजादे किधर हैं? नज़र नहीं आ रहे हैं। रूम में है, वो भीग गया था तो खाना वहीं खाएगा। भीग गया मतलब ऐसे कैसे? ठीक तो है वो, अब दवाई ले ली उसने? जी कह तो यही रहा था, मना किया है उसने मुझे और आपको उसके पास जाने से। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है वो? विराट जी ने कहा। रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल आंटी इतने परेशान क्यों हैं और अभय जी ने उन्हें मिलने के लिए क्यों मना किया। वो खुद भी नीचे नहीं आया। वो बोली, सब ठीक है ना अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं? बच्चा थोड़े ही है वो, अब उसे अच्छे से पता है बारिश में भीगने से उसे एलर्जी हो जाती है, रेसेस पड़ जाते हैं, उसकी बॉडी पर इचिंग भी होती है। अब परेशान हो रहा होगा अकेले कमरे में, भीगा ही क्यों? कुछ समझ नहीं आता इसका भी। जब रूही ने सुना तो उसको याद आया कि अभय ने उसको कार में आने के लिए कहा था, पर वो ही नहीं मानी थी। अगर वो चुपचाप से चली आती तो वो शायद भीगता भी नहीं। रूही सोच ही रही थी तभी गायत्री जी ने कहा, अरे बेटा क्या सोच रही हो, खाओ ना। आंटी मेरा हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, वो बस इतनी ही भूख थी। उसके बाद वो फौरन वहाँ से सीधा रूम में आ गई। गायत्री जी ने विराट से कहा, आज इसको क्या हुआ है? अभी तो कह रही थी बहुत तेज भूख लगी है और अब एक टूक तक नहीं खाया और इसका खाना हो गया। पता नहीं ये आजकल के बच्चे, उधर ये चंदू और अब ये रूही। अरे गायत्री जी, बच्चे हैं, जाने दीजिए। बच्चे ही तो नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं पर बचपना नहीं छोड़ेंगे। इधर रूही अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। नींद तो कहीं गायब सी थी। दिमाग में इतनी बातें जो चल रही थी। वो टहलने के लिए बाहर निकल आई, शायद थोड़ा बेहतर महसूस करे। बालकनी की तरफ वो जा ही रही थी कि उसकी नज़र अभय पर गई, जो सोफे पर कमर लगाए आंखें बंद किए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। रूही ने उसे वहाँ देखा तो कहा, ये यहाँ, चलो तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ इनकी। नहीं नहीं रूही, रहने दे। अरे रूही, इतनी तो इंसानियत रख। एक तो वो तेरे चक्कर में भीगे और ऊपर से तू। चल पूछ ही लेती हूँ। रूही खुद से ही बातें कर रही थी। वो इसी कसमकस में उसकी तरफ बढ़ी। अभी आंखें बंद किए वैसे ही बैठा रहा। रूही ने उसके पास जाकर कहा, आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन अभय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूही को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ी और आगे गई। एकदम से उसकी नज़र अभय के चेहरे पर गई, जो पूरा लाल पड़ चुका था। वो उसकी तरफ बढ़कर उसके चेहरे को छूकर देखने लगी। तब अभय की आंख खुली और उसने उसका हाथ झटका और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बालकनी में। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर मुझसे दूर रहो। तुम्हें मुझे छूना नहीं था। ये एलर्जी तुम्हें हो गई तो जाओ यहाँ से। तुम्हारा मेरे आसपास रहना सही नहीं है। कहकर वो उठा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। रूही ने कहा, इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार भी है। कितने लापरवाह हैं। सही कहती हैं आंटी, बच्चे थोड़े हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। अभी अंकल आंटी को उठाना सही नहीं। सोचते हुए उसने एक कटोरे में फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और कपड़ा लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ गई। उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ अभय का बुखार था, बाकी वो सब कुछ भूल चुकी थी।
उसको वो दिन याद आया जब उसके पेट में दर्द था तो अभय ने उसका ध्यान कैसे रखा था। आज बारी उसकी थी, आज वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। यही सोचते हुए वो रूम में आई तो अभय बेड पर लेटा हुआ आंख बंद किए अपने हाथ पैर मार रहा था। शायद उसके हाथ और पैरों में बहुत दर्द था। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।